हेलो, आ गए हैं आपके लिए एक व्यवस्था करके। आइए देखते हैं। अब हिंदी का पेपर कल से है, आप लोगों का पेपर। और हमने मेहनत करके आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाला और उसका एक पेपर बनवा कर पेपर लेकर आया और बस लेकर आ गया आपके लिए। अगर आपके पास घंटों में समय है, दिन में नहीं घंटों में, आप घंटों में गिनिए, आपके पास मिनट और घंटों में समय है। हमको दीजिए 1 घंटा, 1 घंटा में मैं आपको हिंदी पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरा रिवीजन करा दूंगा आपको मात्र 1 घंटे में। आप हमको 1 घंटा दीजिए। चैलेंज है, जो पढ़ाएंगे वही पेपर में कल छपेगा, ठीक है? तो आप हमको 1 घंटा दीजिए। देखिए बार बार आते हैं ये प्रश्न, क्या बार बार आने वाले प्रश्न हिंदी के, वो चीज़ मैं लेकर आया हूँ। और मैं उसके लिए पेपर भी बनवाया एक, जो बार बार आते हैं प्रश्न उनको मैं इस पेपर में छपवाया और मैं लेकर आया, ठीक है? क्वेश्चन को छपवाया हूँ, ठीक है, अपने से। समय 3 घंटा होता है, पूर्णांक 70 होता है। खंड का 3-4 खंड होते हैं, जिसमें पहला खंड 1 अंक का होता है, ठीक है? खंड क, ये 3 प्रश्न नहीं होते। खंड क में 20 होते हैं। कितने? 20 प्रश्न होते हैं, ठीक है? जिसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ पढ़ के कि प्रारंभ में क्या लिखा रहता है। समय 3 घंटे 15 मिनट। ऊपर आपको अनुक्रमांक भरना रहता है और अपना नाम लिखना रहता है, ठीक है? पूर्णांक 70 नंबर का होता है। निर्देश में लिखा रहता है, उसको आप लोग पेपर देने से पहले, आपके पास अगर पेपर ऐसा मिल रहा है तो आप उस पेपर को पहले पढ़ेंगे ढंग से। उसके बाद जो उसमें निर्देश दिया रहेगा उसका पालन आपको करना रहेगा। देखिए पढ़ते प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के इसमें साफ साफ लिखा रहता है 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि प्रश्न 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित हैं। चौथा दिया है, इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें 4 विकल्प से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्र पे नीले अथवा काले बटन पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है, ठीक है? यही सब दिया है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। आइए हम लोग प्रश्न को करते हैं, ठीक है? बोर्ड से हम हटेंगे नहीं, कैमरे से हटेंगे नहीं, आपको इसी पे सब कुछ लिखेंगे और समझाएंगे, बताएंगे क्या आता है। बार बार कैसे प्रश्न आते हैं बार बार। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोल रहा है कि क्या सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं किसके? सेवा सदन, सेवा सदन किसके? सेवा सदन उपन्यास है, क्या है? उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? ये इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, ठीक है ना? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना? ये 1 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है। आगे दुलाई वाली, क्या है? दुलाई वाली कहानी के रचयिता कौन है? दुलाई वाली कहानी के रचयिता कौन है? तो बंग महिला है। कौन है? बंग महिला, ठीक है? देखो इसमें ऑप्शन दिया है, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, राहिम मासूम रजा और बंग महिला। तो कौन है? बंग महिला है। और सेवा सदन के कौन है? प्रेमचंद है। सेवा सदन के कौन है लेखक? प्रेमचंद है। और इसके बंग महिला है दुलाई वाली का। अगला है 3 नंबर, आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहाँ है? कह रहा है आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है, यानी किसमें कहा गया है? गद्य की कसौटी, मतलब आलोचक जो लेखक हैं उन्होंने गद्य की कसौटी
किसमें कहा है, तो किसमें कहा है, निबंध में। किसमें, निबंध में। ऑप्शन था नाटकों में, कहानी में, निबंध में, उपन्यास में। को निबंध को कहा है, उपन्यास को कहा है, किसको कहा है, तो निबंध को कहा है। अगला स्मृति की रेखाएं, क्या है, स्मृति, स्मृति की रेखाएं किसकी कहानी है, यानी किसका, इसके लेखक कौन है, स्मृति की लेखाएं, रेखाएं की। तो ऑप्शन है प्रकाश चंद्रगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो आप किसको लगाएंगे, महादेवी वर्मा को। किसको, महादेवी वर्मा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है, इसका रचना भी आता है महादेवी वर्मा का, ठीक है ना। आप इनके रचना को भी याद कर लीजिएगा, पूछते हैं बार बार लोग। अगला है 5 नंबर सवाल। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 नंबर के, ठीक है, आपको इस पे टिक लगाना, आगे बढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग यानी शुक्ल युग, शुक्ल युग यानी शुक्ल युग कब से कब तक रहता है, 1918 से 1938 तक। क्या रहता है, शुक्ल युग, शुक्ल युग, ठीक है ना। शुक्ल युग कब से कब तक रहता है, 1918 से 1938 तक। अगला है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण के रचनाकार हैं, मतलब शिवराज भूषण के रचनाकार कौन हैं, इनकी रचना किसने किया है। तो सीधे देखिए भूषण आ रहा है, यानी भूषण ही है। कौन है, भूषण। आपको रचना बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, मगर हम इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। ये सब क्या है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, इनमें से ज़रूर आपको मिल सकता है, पेपर में मिलेगा भी, ये हमारा वादा है। आगे हम लोग देख रहे हैं 7 नंबर। भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, किसके, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन हुए, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन हैं। तो साफ बात है, भारतेंदु आ रहे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, क्या, दूसरा सप्तक कब कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है 1943, 1950, 1947 और 1951। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, 1951। जरूर याद करना, जरूर ये छपेगा पेपर में, छपना जरूरी है, छपेगा जरूर, 1951। अगला लोकायतन, लोकायतन, लोकायतन के की रचनाकार हैं, लोकायतन के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। तो कौन है लोकायतन के रचनाकार, तो हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, देखिए पूछ रहा है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो हम ऑप्शन लिख रहे हैं उर्वशी। अगला ऑप्शन है रश्मि, अगला ऑप्शन है निहार, अगला ऑप्शन है नीरजा। नीरजा, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है।
तो देखिए आपको बता देता हूँ, रश्मि, निहार, नीरजा, ये सब किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। और ये उर्वशी जो है ये इनका रचना नहीं है, ठीक है ना, ये इनका रचना नहीं है। अगला 10 नंबर हो गया। 11 नंबर, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? यानी अस्थाई भाव आपसे पूछता है, ठीक है। तो निर्वेद आपका क्या हो गया? शांत का, शांत रस, ठीक है। निर्वेद किसका हो गया? शांत रस का। इसी तरह आपका वीर रस का स्थायी भाव दे देगा, पूछेगा। इसी तरह आपका हास्य रस का, विभक्त का रस का, मतलब रस आपको याद करना है और उनके अस्थाई भाव दे देंगे या रस का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा कुछ भी 1 नंबर के सवाल में, ठीक है ना। बाकी 2-3 नंबर वाले में तो आपको लिखना पड़ेगा। रोला छंद में चरण होते हैं, किसमें? रोला छंद, रोला छंद में चरण होते हैं, यानी रोला छंद जो है इसमें कितने चरण होते हैं? तो कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4, कितने? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन में दिया है 4, 3, 2, 8। तो रोला में 4 होते हैं। इसी तरह छंद में पूछ लेगा, सोरठा में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको सब याद करके जाना है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरि राई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। क्या? ये हमेशा पूछता है। ये दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना। तो यह कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार। कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो आप लोग इसको रट लीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार, ठीक है। अगला, माता पिता में प्रयुक्त समास कौन सा है? माता और पिता में प्रयुक्त समास क्या पूछ रहा है? प्रयुक्त समास। ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। कर्मधारय, देखिए जब माता पिता यानी बीच में डैश लगा हुआ आ जाएगा, वहाँ हमेशा क्या हो जाएगा? द्वंद्व, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में अगर आ गया ऐसा तो वो कहाँ हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला, चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? राकेश। बाकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा याद किया होगा। एक चंद्रमा को आप लोग मन में बैठा लीजिए कि चंद्रमा का पर्यायवाची आप लोगों से हर साल पूछता है बोर्ड पेपर में, इस बार भी पूछेगा। ये क्या है? 100% छपेगा, ठीक है ना। अगला, सहोदर। सहोदर, क्या? सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है। सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? आगे का, यही यही जो आगे का लेगा रहता है वही होता है उपसर्ग। यानी स क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना। सहोदर याद कर लेना, छप सकता है सहोदर। युष्मद, क्या? युष्मद, युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में होगा। युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या होगा? त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम। क्या? युष्मद। युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। युवाम, त्वयम, त्वम, यूयम। तो एक वचन में पूछ रहा और प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में पूछता
तो यू त्वयाम हो जाता, ठीक है ना, अगर ये प्रथमा विभक्ति में पूछा है। आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और विकारी अगला है 18 नंबर। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या विकारी, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितना? 4 प्रकार के, ठीक है ना। देखो पूरा मैं व्याख्या नहीं दे सकता, उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं। मैं ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, वो प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अगला है कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। क्या? कर्मवाच्य में क्या में प्रधानता होती है? किसकी होती है? अगर कर्मवाच्य है तो क्या होगा? कर्म, कर्म का ही प्रधानता होगी, इसमें सिर्फ कर्म की बात बोली जाएगी, ठीक है। 19 नंबर अगला है क्या? 20 नंबर अगला क्या है? 20 नंबर शब्दों का सामूहिक, शब्दों का समूह, शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद को प्राप्त करता है तो कहलाता है वाक्य। यानी कोई शब्द है, मान लो मैंने लिखा राम, राम क्या है? एक शब्द हो गया, ठीक है। और मैंने लिख दिया राम आज वापस घर आएगा। अब राम वापस आज घर आएगा, ये क्या हो गया? एक क्या हो गया? अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम में हो गया, पद क्रम में हो गया तो क्या हो गया? पूरा एक वाक्य बन गया। क्या हो गया? पूरा यह वाक्य बन गया। तो यही चीज़ इसमें पूछ रहा है कि शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम को प्राप्त करता है तो कहलाता है ए वाक्य, बी वर्णमाला, सी अक्षर, डी पद। तो क्या हो जाएगा? पद। अब आते हैं खंड बी पर। किस पे आएंगे? खंड बी पर। तो खंड बी क्या है? खंड क हो गया, खंड ब, ठीक है ना। खंड ब हो गया। देखिए इसमें आपको बोर्ड पे प्रश्न दिखाई देगा इधर, ठीक है। आप बोर्ड पे देखिए और देखिए हम पढ़ रहे हैं खंड ब को। दिया है 21 नंबर प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? 21 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक गंधांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको बोर्ड पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, मैं लगा दिया हूँ बोर्ड पे। जो दिया है क नंबर है, देखिए किसी एक को ही करना रहेगा, दो देते हैं एक करना रहता है, ये अथवा करके दिया रहता है। दिया है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों ने के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इस नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अब देखिए आंसर है क्या? नहीं आंसर नहीं, क्वेश्चन। अब इसमें ये तो दिया था, इन्होंने पैराग्राफ दिया है, इसी में से देख के आपको जवाब देना है। अब दिया है पहला क्या? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ लिखना है, इस तरह से बना लेना है और उसमें सवाल को क्वेश्चन लिख लेना है आपको। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो बताइए किस चैप्टर से लिया गया। यानी ये देखिए जो चैप्टर है डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य पाठ से लिया गया। किससे? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है ये? लेखक हैं। कौन? लेखक हैं। किस पाठ से लिया गया है? पाठ। पाठ कौन सा है ये? शिक्षा का उद्देश्य। क्या है? शिक्षा का
उद्देश्य पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये है पहला क्वेश्चन जो दिया था, उपयुक्त गंधांश का संदर्भ लिखिए। तो उसके लेखक कौन है संदर्भ के? डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का प्राण क्या है? इसी में से आपको ढूंढ के बताना है, जो इधर हम लगाए हैं प्रश्न, उसी में से आपको ढूंढ के बताना है कि देश का, हमारे देश का प्राण क्या है। तो हमारे देश का प्राण क्या है? तो संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना। क्या है? संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना। संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड नंबर प्रश्न। दूसरा, अब तीसरा नंबर प्रश्न है, दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए आप बोर्ड पे देखते रहिए, हम उसके व्याख्या एक एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिया है की से चालू है, की से, और वहाँ से की जो रेखांकित जिस पे लाइन किया गया है उसी का सिर्फ आंसर लिखना है। दिया है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, ठीक है। लेखक कहता है कि हमारे देश में भौगोलिक, सामाजिक और जातिगत स्तर पर भले ही कई तरह की भिन्नताएं मौजूद है, लेकिन इन सभी विविधताओं के बावजूद एक अंतर्निहित है। क्या है? एक, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, ये क्या? अंतर्निहित है। इसी तरह आपको दो चार लाइन बीच में एक्स्ट्रा कुछ लिख देना है, और फिर नीचे आपको जो दिया है वहाँ उन सब में एकता है, फिर आप इसका अर्थ लिख दीजिए और बस ओके कर दीजिए। जितना आप भरेंगे पेपर में उतना आपको नंबर मिलेगा। ये हो गया आपका खंड ब का पहला, क्योंकि अथवा करके दिया रहता है तो एक ही करना रहता है। अगला एक पद्यांश दिया रहेगा, और पद्यांश हमने बोर्ड पे छाप दिया है। क्या है पद्यांश? पूर्व ते निकसी रघुवीर बंधु, ठीक है। बोर्ड पे आप देखिए, हम इसमें देख के पढ़ रहे हैं। पूर्व ते निकसी रघुवीर बंधु, धीर 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 दय मग में डग दय, झलकी भरी ला भाल कनी जल की, पूट सुखी गए मधुरा धरे वे, ठीक है। सिर्फ रेखांकित पढ़े हैं हम, और रेखांकित ही पूछेगा। लिखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ पूछेगा, उसी तरह ही आपको लिखना है। इसमें संदर्भ पूछ रहा है तो आपको पद्यांश लिखना है इधर, पद्यांश, ठीक है ना। पद्यांश लिखेंगे, इसे हेडिंग डालेंगे, और उसमें आपको लिख देना है गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली। क्या? गोस्वामी गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली नामक पद्यांश से लिया गया है। कवितावली नामक पद्यांश के लिया गया है, जो अयोध्या मठ नामक ग्रंथ में दिया गया है। किसमें? अयोध्या मठ नामक ग्रंथ में दिया गया है। अयोध्या मठ या कांड, ये क्या? कांड लिख दीजिए या मठ लिख दीजिए, कांड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो रेखांकित अंश यानी रेखांकित लाइनें जो हैं, उसको इसने क्या लिखा है उस चीज़ को देखिए। पूर्व ते निकसी रघुबर बाबू, देखिए बोल रहा है कि जब श्री राम ने सीता जी से व्याकुलता देखी तो उनकी आंखों से प्रेम और करुणा के आंसू बहने लगे। यही चीज़ इसमें दिया है। पूर्व ते निकसी रघुबर बाबू, धीर धीर मग डगे, झलकी भरी भाल कनी जल, पूट सुखी मधुरा वे। यानी जब श्री राम जी ने सीता जी से व्याकुलता देखी तो उनकी आंखों से आंसू झलकने और बहने लगे, करुणा की आंसू बहने लगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में तीय की लकी आरुता
यानी इसी पद्यांश में दिया है, पद्यांश में तीर, देखिए तीय की आरुता पीय किसके प्रयुक्त में, यानी किसके प्रयुक्त में यह जो बोला गया हो किसके प्रयुक्त में है, तो सीता जी के, ठीक है ना, सीता जी के प्रयुक्त में है। ये आपका क्या हुआ, खंड ब। ये जरूर आएगा, आप चैप्टर अपने किताब से ढूंढ लीजिएगा और एक बार उसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 22 के बाद 23 नंबर है, ये क्या है, संस्कृत है, ठीक है ना। 23 नंबर क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत में बोर्ड पे सवाल छाप दिया हूँ, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए ढंग से। और मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ कि देखिए पहले मैं संस्कृत थोड़ा पढ़ता हूँ। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, यानी हिंदी बोल रहा हूँ, यह शहर भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र है, यानी संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है ना। यहाँ इत ए संस्कृत वाणियम संस्कृत में, भाई संस्कृत नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, बहुत दिक्कत होता है बोलने में, हिंदी बोल देता हूँ। संस्कृत और साहित्य का प्रकाश हर जगह फैल गया है। मुगल राजकुमार, मतलब मुगल राजकुमार यहाँ पर आए थे, यहाँ का ज्ञान लिए थे। ये जिस एरिया का बात कर रहा है, किस जगह का बात कर रहा है, यह बात कर रहा है राजसिको, ठीक है ना, राजसिको यहाँ के आए थे, ठीक है, वहाँ दर्शन किए थे, उसका ज्ञान लिए और उसको फारसी भाषा में अनुवाद कर दिए थे। तो भाई तुम लोग यार पेपर तुमको देना है, एक बार बढ़िया से पढ़ लेना, जरूर छप सकता है ये वाला, ठीक है। इसी तरह नीचे भी एक दिया रहेगा पद्यांश में, एक क्या था, गद्यांश था, अब क्या है पद्यांश, जिसमें आपको ये वाला कर लेना है, क्या है, सर्वे भवन्तु सुखी सुखने सर्वे संतु निराम्या सर्वे भ्राणि पश्चिम कदमे दुख भाग्य भवत, ठीक है। यानी इसका अर्थ क्या है, सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी को शुभ दर्शन हो, किसी को कोई दुख ना पड़े, यही है साफ साफ इसका अर्थ क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुख रहें, सर्वे संतु निरामय, सभी रोग मुक्त रहें, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां, सभी को शुभ दर्शन हो, किसी कश्चित कश्चिद दुख भाव भवत, कोई दुख न सहना पड़े, यानी किसी को दुख ना सहना पड़े, ठीक है। तो ये रहेगा आपका संस्कृत का जो क्या है गद्दा पद्यांश है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, आ सकता है। अगला है 25 नंबर सवाल, ठीक है। 25 नंबर सवाल में आपको देखना है, ब वाले में 20 प्रश्न न रहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये एक खंड काव्य है, ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको स्कूल में बताया गया होगा किसी एक खंड काव्य को याद करना है और वो आएगा। तो अपने अपने ज़िले का अलग अलग होता है, अब भाई जो जिस ज़िले में है उसका एक अलग अलग अपना खंड काव्य रहता है, खंड काव्य का एक पुस्तक रहता है, उसमें लिखा रहता है। अब भैया इधर का शायद मुक्ति दूत खंड काव्य है, तो लिख लेना। और जो जहाँ का होगा मैं बोल देता हूँ, ज्योति जवाहर मेवाड़ मुकुट, ठीक है ना। अगला है अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण कर्ण कर्म भरत, कर्मवीर भरत, तुमुल, यही है, ठीक है। अब आप जिस जिले से हैं या आपके स्कूल में जो बताया गया हो उसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आता ज़रूर है। और ये आता है कितने नंबर का, 3 नंबर का, एक ही लिखना रहता है, ठीक है ना। अगला है 26 नंबर, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जरूर छपेगा, याद करके जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आएगा। अगला आएगा आपको रामधारी सिंह दिनकर का आ सकता है, आप सिर्फ इसी का याद करिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, जरूर आता है। इसका क्या है, 3 दिसंबर
1884 को जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को क्या हुआ था? जन्म जन्म हुआ था। और इनका बिहार जीरादेई गांव में जन्म हुआ था। कि यहाँ पे बिहार में, बिहार के जीरादेई गांव में जन्म हुआ था। यह क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, इनका रचना लिख लेना है। रचना है इनका इंडिया डिवाइडेड। ठीक है ना, इंडिया डिवाइडेड इनका एक प्रमुख रचना है। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया है इनके बारे में पढ़ लेना बढ़िया से और लिख लेना। 5 नंबर मिलता है। ठीक है, अगला कवि का पूछ लेगा। अब कवि का भी पूछ लेगा तो फिर किसका लिखिएगा आप, और किसका बार बार आता है। देखिए बार बार किसका आता है? एक तो कबीर दास का आता है, एक सूरदास का आता है। सबसे ज़्यादा आने वाला किसका है? सूरदास का। सूरदास का ज़्यादा आता है। इनका कब? 16वीं ईस्वी में जन्म हुआ है। जन्म हुआ है कब? 16वीं ईस्वी में। किसका? सूरदास का। और एक महादेवी वर्मा का भी आता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनका भी आता है। ठीक है ना, यह क्या हिंदी के महान कवि और संत रह चुके हैं। और इनका जन्म रुनकता गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता गांव में हुआ था। इनका जो रचना है क्या है? सूर सागर। ठीक है ना, लिख देना। इसी तरह 2-4 रचनों को लिख देना और बताना। ठीक है, और अंतिम यानी 27 नंबर प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना, यानी पूरे प्रश्न यानी पूरे पेपर में, जो पेपर है पूरे पेपर में श्लोक नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो चरण कमल बंदो हरि राय वाला था। ठीक है ना, वो अगर आपको याद है तो नहीं लिखना है। और आपको था एक सर्वे भवन्तु वाला, सर्वे भवन्तु सुखी भवन्तु, वो भी श्लोक है, उसको भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो जो आप याद करके आए हैं मगर पेपर में ना आया रहे, वही वाला लिखना है। ठीक है ना, 4 लाइन का श्लोक लिखना रहता है। ठीक है, अगला अपने मोहल्ले नालियों की सफाई कराने हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखना है, अथवा अपने विद्यालय से टीसी लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको जिस पे आ जाएगा उस पे लिख सकते हैं आप। सबसे ज़रूरी है, आपको सरल पड़ेगा प्रधानाचार्य पर टीसी के लिए लिखने के लिए। उसमें लिख दीजिएगा, प्रधानाचार्य महोदय जी, हमें आपके स्कूल से हम 12वीं या 10वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं। अब आपके स्कूल में ऐसी स्थिति है कि आपके स्कूल में सिर्फ 10वीं तक क्लास है। मैं अब यहाँ से निकल कर किसी और स्कूल में जाऊँगा, वहाँ पे एडमिशन कराऊँगा। ये सब लिखना रहता है, उसी में लिख दीजिएगा बढ़ा चढ़ा कर। नंबर मिलेगा 4 नंबर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत का प्रश्न आया रहेगा, उसका जवाब देना रहेगा। आप क्या उठाएगा प्रश्न का, ये बात नहीं है। पहले हिंदी का भी प्रश्न पूछता था, अब नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित, अगला है 30 नंबर, अंतिम नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए निबंध दिया है, विज्ञान, वरदान या अभिशाप हमेशा आता है, देश प्रेम पे आता है, परोपकार पे आता है, छात्र और अनुशासन पे, आतंकवाद और समस्या समाधान पे। आप एक काम करिए, आप विज्ञान, वरदान, अभिशाप पर याद कर लीजिए। एक ही है, विज्ञान लिखा रहेगा, वरदान अभिशाप आपके जो आप अंशाल्व पढ़ रहे हैं, अंशाल्व नहीं विद्या, उसमें दिया रहेगा बैक में पीछे में, आप वहाँ से याद करिए। और हाँ, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप
यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने सहपाठी के पास भी भेज ही दीजिए। वो भी बैठे हैं आस लगा के, ठीक है। क्या पता 2 नंबर बढ़ जाए, उनका भी आपका भला हो, आपको तारीफ करें आपका भी, ठीक है। तो इसी तरह अगला मैं लेकर आने वाला हूँ साइंस, ठीक है। और मैंने हाँ मैथ का पूरा पढ़ा दिया हूँ, एक पेपर सॉल्व करा दिया हूँ प्रीवियस ईयर्स का। उसमें ये नहीं बताया कि बार बार आने वाला प्रश्न है। हिंदी बार बार आने वाला ये प्रश्न है, मैंने बार बार बताया। लेकिन मैंने मैथ का बताया हूँ, उसमें ये नहीं बताया कि बार बार आने वाला। मैंने मैथ का प्रीवियस ईयर्स का पेपर कराया हूँ, जो पिछले साल 2025 में आया था। आप उसको जाकर मेरे डेली ज्ञान ट्रिक्स चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप सर्च करिए प्रीवियस ईयर्स मैथ क्वेश्चन पेपर 2025, तुरंत मेरा चैनल आएगा और वीडियो दिखेगा। आप उस पर जाइए और देखिए, एंजॉय करिए। 1 घंटे का वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में।